नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के तालीखेड़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में भाग लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता से संवाद किया और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया गया। जहां शिविर में जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है, तो वहीं उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री ने 77.27 करोड़ रुपए की लागत से 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, और जिसमें कि 9 योजनाओं का शिलान्यास और 23 योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी उनकी ओर से की गई। हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने कामों को करवाने के लिए बहुत सामान्य काम भी होते थे, तो उसके लिए भी जिला मुख्यालयों में आना पड़ता है, राजधानी के चक्कर लगाने पड़ते थे, अनेक संसाधन खर्च करने पड़ते थे, किराया देना पड़ता था और समय भी काफ़ी लग जाता था। इसलिए हमने ये 45 दिनों का न्यूनतम यह अभियान शुरू किया है कि प्रशासन के सभी हमारे प्रशासनिक विभाग, जो 28 विभाग हैं, वो प्रत्येक न्याय पंचायतों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करेंगे और वहीं पर तात्कालिक रूप से लोगों की समस्या सुनेंगे भी, उनका निस्तारण भी करेंगे। और उसी के तहत आज मैं भी इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं और सभी की समीक्षा मेरे स्तर पर भी की जा रही है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी, माननीय सांसद जी भी और हमारे विधायक लोग भी और नीचे के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, उन सब से भी हमने आग्रह किया है कि सभी जो शिविर हैं उन शिविरों में प्रतिभाग करें और आम जनता, सामान्य जनता जिनके इस प्रकार के कोई भी काम पेंडिंग हैं, उनको शिविरों में लाकर उनका सहयोग करके उनका निस्तारण करवाने में अपनी भूमिका जरूर वो भी निभाएं। और जिलाधिकारी सभी इन कामों को अपनी समीक्षा करेंगे। मंडल स्तर पर मंडल भी, हमारे मंडलायुक्त भी करेंगे और चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव सभी लोग मिलकर इसका जो है लगातार एक तरह से समीक्षा करेंगे, एक तरह मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि ये प्रभावी रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीखेत में स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की और जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का फीडबैक भी लिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान से जनता शासन के बीच विश्वास, संवाद और सहभागिता भी मजबूत हो रही है, जहां सरकार सीधे आमजन से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। तो वहीं इस दौरान दिल्ली से आए पर्यटकों ने भी मुलाकात कर उनकी शीतकालीन यात्रा का अनुभव भी उनकी ओर से जाना गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। तो अभय जी, जिस तरीके से जन जन के द्वार अभियान लगातार चल रहा है, किस तरीके का जो स्थानीय रिस्पांस की बात की जाए तो फीडबैक निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के इस जन जन द्वार जो अभियान इस समय चल रहा है, उस अगर कार्यक्रमों की बात करें तो अभी तक इस पूरे कार्यक्रम से जनता लाभान्वित होती हुई नजर आ रही है। जनता उत्साहित नजर आ रही है कि जिस प्रकार से इस समय ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो समस्या है, उनकी जो मांग है, उनका निदान त्वरित गति से वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो प्रशासन, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, विभागों के जो अधिकारी हैं, वो जिस प्रकार से उन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि एक साथ कई समस्याओं का निदान यहाँ पर, जनता के समस्याओं का निदान यहाँ पर हो रहा है। और वो सीधे तौर पर एक पारदर्शी सरकार की ओर इशारा यहाँ पर कर रहा है, जो सरकार जनता तक अपने विकास के कामों को पहुंचाना चाहती है। क्योंकि सरकार जन जन के द्वार जो अभियान यहाँ पर चल रहा है, उसमें जहाँ पर भी बैठक यहाँ पर होगी, 28 विभाग एक साथ उस बैठक पर मौजूद रहेंगे। 28 विभागों के यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जिस जिस विभाग की समस्या जनता के द्वारा वहां पर उठाई जाएगी, उसका त्वरित गति से निदान करने का काम वहां पर किया जाएगा। अगर ब्लॉक
समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है तो फिर जनपद स्तर पर उस समस्याओं का निदान करने के लिए भी डेडलाइन यानी इस समय जो समय सीमा है उसको निर्धारित करने का काम वहां पर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस अभियान में कोई भी अधिकारी कर्मचारी ढिलाई यहाँ पर बरतता है और तय समय कार्यों को पूरा नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पर शासन स्तर पर कार्रवाई करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। ये वो सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री के जिसका पालन होना सुनिश्चित है और ये जनता इन सब योजनाओं से इस समय काफी लाभान्वित होती नजर आ रही है। जनता इस समय खुश नजर आ रही है। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अल्मोड़ा से ही है, जहां आपको बता दें कि रानीखेत स्थित झूला देवी मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समर्पण विधि विधान से पूजा अर्चना की और जहां इस अवसर पर उन्होंने आदिशक्ति मां भगवती से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। रानीखेत में बीजेपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों के साथ साथ प्रबुद्धजनों से भी उनकी ओर से मुलाकात की गई, जहां मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी है और जहां संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी उनके साथ उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड राज जो है अब फिर से खुलने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी अभिनेत्री तो आपको बता दें कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपको बताते चले कि उर्मिला सनावर ने का इस मामले पर कहना है कि बीजेपी के नेताओं की वजह से अंकिता भंडारी की जान गई और उन्होंने इस मामले में पार्टी के नेताओं की संलिप्तता की ओर भी इशारा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि उर्मिला का यह भी आरोप है कि राजनीतिक दबाव और नेताओं की संलिप्तता के चलते इस हत्याकांड की सही तरीके से जांच नहीं हो रही। बताओ ना सुरेश राठौर, तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है ये मुझे मरवा दे मेरी लोकेशन निकलवा के, जैसे इन्होंने अंकिता को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। बताओ ना। तो लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से अभय जी, जिस तरीके से लगातार अब ये जो मामला है वो दोबारा से सुर्खियों में आ गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का जो ये चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड है, जिस पर पुलिस की तरफ से यहाँ पर गठित की गई थी, उसकी जांच यहाँ पर आई थी और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी माहौल यहाँ पर गर्म देखने को मिला था। जो इस हत्याकांड के आरोपी थे उन्हें सजा भी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन जिस नाम को लेकर विपक्षी दल या फिर दूसरे सामाजिक संगठन आंदोलन करते नजर आ रहे थे कि जिस वीआईपी लिए अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारा गया, उसका खुलासा भी यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि एसआईटी जांच में उन सब चीजों का जिक्र यहाँ पर नहीं हो पाया था, कोई ऐसी जांच वहां पर पूरी नहीं हो पाई थी। और उसके बाद अब बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, उनकी जो तथाकथित पत्नी है उर्मिला सनावर, जो फिल्म अभिनेत्री भी है, उनकी तरफ से जिस प्रकार से उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से पूर्व विधायक के जो ऑडियो जो वायरल यहाँ पर किए गए हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो खुद इन सब चीजों को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर उगल रही है, वो सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अभी भी अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बेहतर जांच, उच्च स्तरीय जांच होना बाकी यहाँ पर समझा जा सकता है, जिससे पूरी सच्चाई इस हत्याकांड के सामने आ सके। इसके अलावा जो भाजपा की जो मुश्किल है
वो अब इन बयानों के बाद से बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और बिल्कुल। जिस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये कह सकते हैं कि पूर्व में उत्तराखंड की सियासत काफी गर्म यहाँ पर रही है, वो पुनः यहाँ पर जीवित होता नजर आ रहा है। विपक्षी दल फिर से आक्रामक रुख यहाँ पर अपना चुके हैं और अब ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार, प्रशासन और भाजपा तीनों की जो चिंता है वो बढ़ती हुई नजर आई है। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अध्यात्म से जोड़ना है, तो साथ ही साथ यह आचरण में सुधार और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह आने वाली पीढ़ी को सांस्कृतिक करने के लिए और साथ ही साथ उनको अपने धर्म की जानकारी के लिए भी बेहद ही आवश्यक है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के अधिकांश देश अपनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और यह चरित्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। अच्छी बात है हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर विश्व के अनेक देश अपनी भाषाओं में गीता को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए तो प्रधानमंत्री जी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता उनको भेंट की। पूरे विश्व में आज गीता पर शोध अध्ययन चल रहे हैं कि एक ही ग्रंथ इस प्रकार का है जो युद्ध क्षेत्र में भी शांति का संदेश देता है। तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उससे कुछ सीखे। मैं समझता हूँ ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद में स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आमजन की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बताते चले कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर विकास भवन में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और जहां नागरिक अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। वहां आपको बताते चले कि मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा का कहना है कि कंट्रोल रूम से मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जहां विकास भवन में कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टरवार लगाई जा रही है ताकि शिकायतों का निस्तारण हो सके। तो वही नोडल अधिकारी सीएम त्रिपाठी और निगरानी के लिए जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश को भी नियुक्त किया गया है, जहां प्रशासन का मानना है कि जन सहभागिता से हरिद्वार को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया, जहां पे कोई भी नागरिक अगर उसको कहीं आसपास कहीं गंदगी मिलती है या सफाई व्यवस्था में और उसको बेहतर करने का कोई सुझाव है तो उस नंबर पर नोट करा सकता है, जिस पर हम उसी दिन एक्शन भी लेंगे। इसके अतिरिक्त सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने अपने जो उनके ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर सफाई अभियान लोगों को जोड़ते हुए चला रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम देहरादून का खजाना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में लगातार मजबूत हो रहा है। दिसंबर तक भवन कर और चालानी कार्रवाई से निगम को बड़ी आय प्राप्त हुई है और जिसमें अब तक 35 करोड़ 79 लाख रुपए का भवन कर के रूप में जमा कर चुके हैं। और जहां नगर आयुक्त के अनुसार इस भवन कर पर वसूली के पिछले साल के मुकाबले अधिक बढ़ोतरी हुई है, जहां ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और बकाया दरों के सख्ती कर वसूली तेजी से की गई। जहां आपको बता दें कि नगर निगम का इस बार का लक्ष्य 75 करोड़ रुपए का है, जहां व्हाट्सएप पर भी बिल भेजने की नई प्रक्रिया के तहत करीब 5000 करधारक अब अपना टैक्स जमा कर चुके हैं। जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रक्रिया को और विस्तार देते हुए समस्त टैक्स धारकों को निगम की ओर से कैंप मोड में भी रीच किया जाएगा और ये आउटरीच प्रोग्राम अब एक्सटेंसिव मोड में अगले 3 माह के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। उन्होंने 21 दिसंबर 2022 को पद ग्रहण किया था और जहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सूचना का अधिकार
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया और जिससे कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। तो वहीं इस अवधि में आयोग के समक्ष कुल 1480 अपीलें और शिकायतें निस्तारित की गई, जबकि करीब 3050 मामलों की सुनवाई हुई है। जहां जानकारी देते चले कि योगेश भट्ट के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मामलों का भी खुलासा हुआ। निजी विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की अनियमितताएं, फर्जी प्रमाण पत्र, सरकारी अभिलेखों में गुम होने और मृतकों के नाम पर राशन वितरण के साथ साथ निजी अस्पतालों के द्वारा कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर भुगतान लेने जैसे मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। जहां सूचना आयोग के हस्तक्षेप से वर्षों से लंबित भुगतान जारी हुए हैं और जहां नगर पालिका में पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के साथ साथ आपको बता दें कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी व्यवस्थाओं को भी सुधार उनमें देखने को मिला। आज मेरा टेन्योर पूरा हुआ है तो मैं अपनी सारी अपीलें और सारी शिकायतें निस्तारित करके जा रहा हूँ। कोई भी अपील या शिकायत जिसकी मैं सुनवाई कर रहा था उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं कराया आगे। और जहाँ तक ये है कि अपीलों के और शिकायतों के निस्तारण में जो अनुभव रहा, मुझे अपने आप में बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी व्यवस्था के बारे में और जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में। और खुद हम आयोग में एक आयुक्त के रूप में भले ही हो रहे, लेकिन आरटीआई का जो एक्ट है उसको समझने में, उसको नए सिरे से जो है मुझे समझने का अवसर मिला। और जिसमें मुझे लगा कि आरटीआई को माना जाता है कि सिर्फ गुड गवर्नेंस के लिए या ट्रांसपेरेंसी के लिए है, इससे आगे भी मुझे लगता है कि आरटीआई के प्रति अगर संवेदनशील हुआ जाए, जिम्मेदार हुआ जाए, जवाबदेह हुआ जाए और इसको एक कल्चर के तौर पे लिया जाए तो आरटीआई एक आम व्यक्ति को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। मतलब डेमोक्रेसी को तो मजबूत करता ही है और निसंदेह जब आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। और मैंने इस दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान समझा, कई सारी अपीलों में लोगों को रिलीफ मिला और यहाँ तक हो रहा कि जो एक न्यायिक प्रक्रिया में है, जिनको राहत नहीं मिल सकती है, जो लोग नहीं जा सकते हैं, एक आरटीआई के आवेदन से, 10 रुपए के आरटीआई के आवेदन से उन्हें समाधान प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सोशल मीडिया के दौर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर हरीश रावत ने सीधे तौर पर बीजेपी संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने इस वीडियो को जल्द ही नहीं हटाया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो वह बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। तो वहीं हरीश रावत की इस चेतावनी पर कैबिनेट के मंत्री सुबोध दुनियाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को धरना देने का बहुत शौक है और धरने के बाद वह क्या करते हैं यह सबको पता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हरीश रावत जी को धरने का में बैठने का बड़ा शौक रहा है और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए। तो ये गीदड़ धमकियां से डरने वाली नहीं है बीजेपी। आपकी प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। आपके खिलाफ अब क्या किसी को कुछ करना है? आपके खिलाफ तो आप ही के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे निपटिए तो बाद में बातचीत। देहरादून में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम नेता अपनी अपनी विधानसभाओं में तैयारियों में जुट गए हैं। तो इसी बीच देहरादून में धर्मपुर विधानसभा सीट हॉट सीट के रूप में उभर कर सामने आ रही है। बताते चले कि जहां सत्ता और विपक्ष दोनों के कई नेताओं नजर आ रहे हैं, जहां उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी धर्मपुर विधानसभा से चुनावी तार ठोक रही हैं। ज्योति रौतेला का साफ तौर पर कहना है कि धर्मपुर की जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है। उन्होंने क्षेत्र के मौजूदा बीजेपी विधायक विनोद चमोली पर भी विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद सड़कों की बदहाल हालत बनी हुई है, नालियां नहीं बनी हैं और सीवर लाइनें भी खुदी हुई है। जहां उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि विधायक जनता की समस्याओं को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जो जनता है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी है। जो भाजपा के वहाँ पे 2 बार के विधायक हैं, 2 बार वो मेयर भी रह चुके हैं, विनोद चमोली जी, जिस तरीके से आज उस सीट की स्थिति है शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद वो
कहीं ना कहीं बहुत परेशान, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं है, सीवर लाइंस खुदी हुई हैं और लोगों की बात को नहीं सुनने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया और जहां आउटसोर्स व बैकडोर भर्ती की प्रक्रिया को बंद करने की मांग की गई है। बताते चलें कि संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल का इस पर कहना है कि विभागों की आउटसोर्स और बैकड्रॉप की भर्ती के चलते बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेता अपने जान पहचान वाले लोगों को भर्ती करवा रहे हैं, जबकि आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं हो रही है। जब कंडवाल का यह भी कहना है कि राज्य में 10 लाख युवा बेरोजगार हैं और सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए। चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं, बैकडोर के माध्यम से हो रही हैं, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही हैं, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही हैं। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5, 6, 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा? हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो और ताला लगा के सारे बेरोजगारों को ये कह दो कि आप उपनल के फॉर्म भरो, आप जो है संविदा के फॉर्म भरो और आप जो है बैकडोर के माध्यम से नेताओं के आशीर्वाद से कह दो कि मुझे लगा दो और फिर 10-10 साल बाद सबको परमानेंट कर दो। तो फिर आयोगों पर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? आज विभागों में अगर भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्तियां बंधी हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स, उपनल और बैकडोर, ये जो चीजें हैं इनकी वजह से आज जो है पद नहीं निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, आज जेई के पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई के 70 से 75 संविदा कर्मचारी ये आज डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है परमानेंट कर दो, उनको जेई में लगा दो। आज जो है उपनल के माध्यम से अगर आप जल संस्थान में देखेंगे तो 100 से 150 वहां पर उपनल कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें जो है परमानेंट कर दो। तो भाई अगर उनको परमानेंट कर देंगे, जहां पर आधे से ज्यादा यूपी, बिहार, मुरादाबाद यहाँ से ये लोग आए हुए हैं, उनको अगर परमानेंट कर दोगे तो इस राज्य के युवा वो कहाँ जाएगा? असल सवाल ये है, सरकार को चेताना चाहते हैं कि आज तो ये जो आप भीड़ देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ी भीड़ है, इसको कमजोर मत समझिए, ये बड़ी भीड़ है और आज सिर्फ झांकी है। कहानी अगर आप अगर सुधार नहीं करोगे तो देहरादून में आगामी क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड में राज्यव्यापी विशेष परावर्तन अभियान चला रहा है। आपको बताते चले कि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने के देखते हुए अब विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण व विक्रय पर सख्त निगरानी रखने का लक्ष्य बनाया है। आपको बताते चलें कि इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया है। जहां आपको बता दें कि अभियान में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बेकरी, डेयरी और जितने भी मिष्ठान के भंडार होंगे और जहां तैयार खाद्य पदार्थों के निर्माण इकाइयों की नियमित और औचक निरीक्षण किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि विभाग का उद्देश्य है कि केवल दंडात्मक कार्रवाई तक ही सीमित न रहकर खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितग्राहकों और खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने हरिद्वार के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी का निरीक्षण किया। उन्होंने यातायात व्यवस्था, पार्किंग, निकासी मार्ग और व्यवस्थित जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन सभी का संबंधित विभागों को उनकी ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। जहां जिलाधिकारी ने आईएसबीटी फ्लाईओवर के पास खाली जगह का सुव्यवस्थित पार्किंग बनाने के लिए भी निर्देश दिए ताकि यात्रियों को जाम से राहत मिल सके। तो वहीं दिल्ली जाने वाली बसों के निकासी गेट के बंद होने पर भी उन्होंने एमडीडीए से तुरंत गेट खोलने को कहा। जहां आपको जानकारी देते चले कि अवैध कट बंद करने और फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।